हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है थैलेसीमिया डिजीज़। यहाँ से ना हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन चेन। इसमें क्या होता है, ये ना एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। मतलब दोनों पेरेंट्स में डिफेक्टिव जीन होगा ना, यानी दोनों उसमें कैरियर होंगे दोनों पेरेंट्स, तभी उसमें बच्चे के अंदर ये डिजीज देखने को मिलेगी। इसमें हीमोग्लोबिन की जो चैन होती है, अल्फ़ा चैन या फिर बीटा चैन, इनमें से ये चैन होती है, इनमें गड़बड़ होता है, यानी सही से नहीं बनती है, जिससे आरबीसी जल्दी टूटने लगती है। इसमें अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन में ना डिफेक्ट की वजह से हो रही है, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर चेन नहीं बनेगी तो आरबीसी फ्रेजाइल रह जाएगी, यानी कच्ची रह जाएगी और जल्दी टूट जाएगी। क्योंकि ग्लोबुलिन चेन ख़राब है, इसलिए आरबीसी इमेच्योर होती है और स्प्लीन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे बच्चे को सीवियर एनीमिया हो जाता है। देखो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है, डिफेक्टिव ग्लोबुलिन चेन होती है, इसमें लीड टू द इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड क्रोनिक हीमोलाइसिस, यानी इसकी वजह से फिर इसमें आरबीसी जल्दी टूटती है और फिर इसमें एनीमिया हो जाता है। इसमें बॉडी में ना, इसमें एनीमिया होने की वजह से फिर उसमें बार बार ब्लड उसमें चढ़ाते हैं, फिर उसमें आयरन भी इसमें ओवरलोड देखने को मिलता है। देखो, इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करें तो द क्लासिकल साइन इसके अंदर प्रेजेंटेशन इंक्लूड द फ्रंटल बोसिंग मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। इसमें इसकी वजह से चिपमुन फेस इसमें देखने को मिलता है, एंड इसमें हेपेटोमेगाली होता है। देखो, आरबीसी में बॉडी में आरबीसी कम होते हैं, तो क्योंकि अल्फा चेन बीटा चेन में वो डिफेक्ट हो रहा है ना, उस वजह से उसमें बॉडी में आरबीसी कम होते हैं, तो बोन मेरो ज़्यादा काम करने लगता है। ओवर कंपनसेट इस वजह से चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं, वो फूल जाती हैं। देखो, होता क्या है, जब बच्चे की बॉडी में ना आरबीसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो बॉडी ब्लड बनाने के लिए इमरजेंसी मोड में चली जाती है। अब जो हड्डियाँ ब्लड नहीं बनाती थी ना, वो भी ब्लड बनाने लगती हैं। फेस की बोन, जो मैक्सिलरी बोन होती है, उसके अंदर बोन मेरो एक्सपेंड होने लगता है, जिसकी वजह से चीक है वो अपनी जो गाल है वो बाहर निकल जाते हैं और चेहरा चिपमुन्क जैसा दिखने लगता है। क्योंकि जब बोन मेरो ब्लड नहीं बना पाती, तो फेस की जो बोन होती हैं एक्स्ट्रा जो मैक्सिलरी हेमेटोपोइसिस इसमें करती हैं एंड ब्लड बनाने की कोशिश करती हैं, तो और एक्सपेंड हो जाती हैं। इस वजह से उसमें जो फेस है वो चिपमुन्क उसमें देखने को मिलता है। इसमें एक्सरे की बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक्सरे पॉइंट इसमें क्या होता है, स्कल एक्सरे ऑफ ए थैलेसीमिया पेशेंट शोज ए हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ द डिप्लॉइड स्पेस एंड वर्टिकल स्टेशन ऑफ ट्रेबिकुलाई। देखो, इसमें ना, देखो हमारा स्कल होता है, यानी खोपड़ी जो होती है ना, उसकी दो लेयर होती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनके बीच में ना थोड़ी सी जगह होती है जहाँ बोन मेरो होता है। थैलेसीमिया में जब बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो जो स्कल के अंदर का जो बोन मेरो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता है, यानी फैलता है। इस एक्सपेंशन की वजह से हड्डी के अंदर जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जिन्हें ट्रेबिकुलाई कहते हैं, ये सीधे खड़े हो जाते हैं, ताकि बोन मेरो को और जगह मिल सके। जब हम ऐसे पेशेंट का स्कल एक्सरे देखते हैं, स्कल का एक्सरे देखते हैं, तो वो जो सीधे खड़े फाइबर्स होते हैं, ट्रेबिकुलाई होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सिर के ऊपर है ना बाल खड़े हों, यानी हेयर ऑन एंड। ऐसा उसमें एक्सरे देखने को मिलता है, जैसे किसी ने ना क्रू कट हेयर स्टाइल रखा हो, ऐसा उसमें स्कल का एक्सरे देखने को मिलता है। ट्रेबिकुलाई आप समझ रहे होंगे ट्रेबिकुलाई होता क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। जो ट्रेबिकुलाई होती है ना, इसका मतलब होता है हड्डी के अंदर का जो ढांचा होता है ना, जहाँ ढांचा या फिर जो जाल होता है जो हड्डी को मजबूती देता है। तो थैलेसीमिया में जब बोन मेरो बनता है ना, तो इन धागों को धक्का देकर सीधा इनको खड़ा कर देता है, और बस इसी वजह से एक्सरे में वो हेयर ऑन एंड खड़े बाल की तरह उनका लुक देखने को मिलता है। इसमें एक ना, इसमें हेपेटोमेगाली और स्प्लेनोमेगाली भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्प्लीन को जो आरबीसी में बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो जो टूटे हुए आरबीसी होते हैं उनको साफ़ करना पड़ता है, और लीवर को एक्स्ट्रा ब्लड बनाना पड़ता है। इस ओवरवर्क से दोनों का साइज बढ़ जाता है। और एक इसमें ना ब्रोंज एंड ग्रे स्किन पिगमेंटेशन भी इसमें देखने को मिलता है, यानी बार बार जब उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो रही है, तो
बॉडी में आयरन जमा होने लग जाता है और यानी हीमोसिडेरोसिस इसमें होने लग जाता है, जो स्किन का रंग बदल देता है। चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस इसके अंदर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें करते हैं। इस दी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है थैलेसीमिया का। इसमें देखो ये क्यों करते हैं, इसमें देखो सीबीसी में क्या होता है, सीबीसी तो ओनली ये बताएगी उसमें ब्लड कम है, ये बताएगी वो तो, या फिर उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी उन सबको बता देगी। लेकिन ये टेस्ट है ना हेमेटो, ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन जो कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, ये टेस्ट कंफर्म करता है कि बॉडी में कौन सा अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी फीटल हीमोग्लोबिन है या फिर जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट है। ये बताता है कितना है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस ही ये बता सकता है कि बीटा थैलेसीमिया माइनर है, जिसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है, इसमें HbA2 यानी जो अडल्ट ब्लड है ये बढ़ा हुआ होता है, इसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन है ये बढ़ा हुआ होता है। और जो मेजर थैलेसीमिया है ना, उसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो 90% तक इसमें होता है। जो मेजर है ना, इसको कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं, याद रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CHO वगैरह में। और थैलेसीमिया मेजर में ये टेस्ट साफ दिखा देता है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो गायब है और उसकी जगह फीटल हीमोग्लोबिन ने ले लिया है। जब तक हम हीमोग्लोबिन का टाइप नहीं जान लेते ना, डायग्नोसिस कन्फर्म नहीं होता है। देखो जब थैलेसीमिया का बच्चा होता है ना, वो माँ के पेट में ना एकदम सेफ होता है, क्योंकि पेट में बच्चा है ना, उसमें बीटा चेन यूज ही नहीं करता है, वहाँ पे तो वो गामा चेन यूज करता है। एंड फीटल हीमोग्लोबिन गामा को छोड़कर चेन बनाना चाहती है, तब उसे ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, इसकी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बच्चा थैलेसीमिया तब उसमें उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं जब बच्चा 6 मंथ का होता है और उसकी बॉडी है ना वो गामा को छोड़कर बीटा चेन बनाना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि बीटा चेन तो बन ही नहीं रही है। इसलिए एग्जाम में याद रखना, थैलेसीमिया का सिम्टम 6 मंथ के बाद ही आते हैं, क्योंकि 6 मंथ के बाद ही बच्चा बीटा चेन यूज करता है। पहले उसमें गामा चेन होती है वो यूज करता है। देखो ये गामा चेन है ना, जो फीटल हीमोग्लोबिन में होती है, ये O2 को बहुत कस के पकड़ती है। ये O2 को फीटल हीमोग्लोबिन, जो गामा चैन होती है ना, ये फीटल हीमोग्लोबिन में ये O2 को बहुत कस के पकड़ती है, यानी हाई एफिनिटी इसकी होती है। पेट में ये ज़रूरी है कि जब बच्चा पेट में होगा तो उसमें ये ज़रूरी है कि बच्चा माँ के ब्लड से O2 को छीन सके, और तब उसमें ये गामा चेन काम की होती है। और बीटा चेन है ना, ये ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ने पर टिश्यू को रिलीज़ करना जानती है। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है और टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसमें फिर दिक्कत होने लग जाती है थैलेसीमिया के पेशेंट में। अगर सिर्फ गामा चेन ही रही ना, तो O2 को पकड़ कर रखेगी और टिश्यू को देगी नहीं, तो हाइपोक्सिया उसमें हो जाएगा। इसलिए बीटा चेन ज़रूरी है ताकि टिश्यू को O2 मिल सके। ठीक है, यही था इसमें बीटा चेन और ये गामा चेन का रोल यही था। इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड तो इसमें हो ही गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें करते हैं। टारगेट में होता है कि 9.5 से 10.5 ग्राम पर DL उसमें हीमोग्लोबिन रहे। इसमें मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, इसमें मैनेजमेंट में आयरन ओवरलोड एंड चिलेशन उसमें देते हैं। एंड क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन लीड टू दी हीमोसिडरोसिस, आयरन ओवरलोड मैनेज्ड बाय द चिलेशन और थेरेपी, इसमें डेफ्रोक्सामाइन उसमें देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हर 3 से 4 वीक में ब्लड देना पड़ता है उसको, ताकि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो और उसकी बोन मेरो पर ज़्यादा लोड ना पड़े। बार बार ब्लड देने से बॉडी में आयरन जमा हो जाता है, जो हार्ट और लीवर को डैमेज करता है। इसलिए डेफ्रोक्सामाइन देते हैं, तो आयरन को उसमें ये ट्रीट करने के लिए डेफ्रोक्सामाइन देते हैं, जो आयरन को बाइंड करके यूरिन से निकाल देता है। डेफ्रोक्सामाइन देने पर यूरिन का कलर ऑरेंज रेडिश कलर का हो सकता है, तो पेशेंट को ये बताना है कि ये नॉर्मल है। एक चीज़ और याद रखना, जब आप ये जो डेफ्रोक्सामाइन दे रहे हो ना, तो उसमें ना फिर उसको डाइट में आयरन कम करना है उसको, और साथ में उसको ये बोलेंगे कि जो चाय कॉफ़ी है ना वो उसको लेना है। और क्योंकि चाय कॉफ़ी के अंदर टेनिज होते हैं उसके, जो खाने से आयरन को ऑब्जॉर्व नहीं होने देते हैं। और चिलेटिन के दौरान इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप उसको चिलेटिन थेरेपी दे रहे हो तो उसके दौरान उसके आयरन के साथ साथ में जिंक भी निकलता है, तो उसमें जिंक की भी कमी हो सकती है ना, इस पर भी ध्यान देना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डेफ्रोक्सामाइन आप उसको दे रहे हो ना,
तो उसको डिफ्रोक्सामाइन 30 से 60 मिनट के बाद में उसको विटामिन सी देना होता है ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके। सॉरी, विटामिन सी है ना, ये आयरन को बाइंड करने से आयरन को बाइंड करने में जो डिफ्रोक्सामाइन है उसकी मदद करता है, जिससे जिलेटिन ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो एक छठा पॉइंट है, देखो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, यानी स्प्लेनेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इफ द स्प्लीन बिकम ओवर एक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग आरबीसीज। देखो अगर स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाए और ब्लड सेल्स को ज़्यादा खाने लगे ना तो उसे निकाल देते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखना, स्प्लेनेक्टोमी के बाद में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए निमोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उसमें देना मैंडेटरी होता है। सातवां पॉइंट इसमें है नर्सिंग प्रायोरिटी। इन गोल्डन पॉइंट फॉर एग्जाम के लिए नर्सिंग प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये देख लेना। इसमें अवॉइड आयरन रिच फूड एंड प्रोवाइड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। देखो थैलेसीमिया के पेशेंट में कभी भी आयरन सप्लीमेंट नहीं देते, बल्कि उन्हें लो आयरन डाइट पर रखते हैं, यानी उसमें जो स्पिनच होता है और उनको अवॉइड और रेड मीट होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। पर हाँ, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए फोलिक एसिड इसमें ज़रूरी है। देखो इसमें आयरन ओवरलोड होता है ना, क्योंकि उसमें आयरन की कमी तो थी नहीं, आयरन तो नॉर्मल था। उसमें हर बार उसमें जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ना तो आयरन उसमें बढ़ता रहेगा और वो फिर हार्ट में और लीवर में उनमें जमा होने लग जाएगा, इसलिए उसमें वो फिर उनको हार्ट फेलियर और कर देगा। इसलिए देखो कॉम्प्लिकेशन के रूप में, कॉम्प्लिकेशन टू वाच मॉनिटर करना होता है फॉर हार्ट फेलियर एंड एंडोक्राइन डिसफंक्शन ड्यू टू आयरन डिपॉजिट, क्योंकि उसमें ये आयरन डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट फेल और एंडोक्राइन डिसफंक्शन उसमें हो जाता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन में। देखो आयरन ओवरलोड की वजह से ना सबसे ज़्यादा खतरा हार्ट फेलियर का होता है, जो थैलेसीमिया के पेशेंट में डेथ का मेन रीजन है। हर यूनिट ब्लड के साथ में आयरन बॉडी में जमा होता रहता है। तो ये आप जो दवा दे रहे हो ना, उसमें डिफ्रोक्सामाइन आप दे रहे हो, ये मैग्नेट की तरह काम करती है, एक दवा की तरह वहाँ पे काम करती है। आयरन को मैग्नेट की तरह पकड़कर यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है। और विटामिन सी है ना, इसमें आयरन को बाइंड करने में डेस्प्रोल की हेल्प करता है, और जिससे चिलेटिन ज़्यादा इफेक्टिव है। हमें डाइट से आयरन कम करना है और उसमें चाय कॉफ़ी वगैरह देना, क्योंकि उनमें टैनिन्स होता है और जो खाने से आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देते। और यही है इसमें ना, इसमें डिफ्रोक्सामाइन देने के 30 से 60 मिनट बाद में उसमें विटामिन सी देना है। ये कॉम्प्लिकेशन थे इसके। अगला पॉइंट है इसमें, इसको ना फास्ट रिकॉल करते हैं। थैलेसीमिया लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट से इसको देखते हैं, एग्जाम से पहले इनको देख लेना, सारा इसमें कवर हो जाएगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसमें मेनली बीटा चेन की डिफिशियंसी होती है। इसमें सिम्टम्स उसके 6 मंथ के बाद में आते हैं बर्थ के, एंड क्योंकि तब तक उससे पहले तक तो वो गामा चेन होती है ना, उसमें बीटा चेन बाद में बनते हैं इसलिए। एंड क्लासिक साइन इसमें चिपमुंक फेस और फ्रंटल वॉइस इसमें देखने को मिलता है। एक्सरे के अंदर इसके अंदर हेयर ऑन एंड यानी क्रूकट उसमें देखने को मिलता है, स्किल का एक्सरे जब उसमें देखते हैं। और इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एंड बिगेस्ट इनेमी इसका आयरन ओवरलोड है, यानी इसमें हीमोसिड्रोसिस हो जाता है। एंड आयरन ओवरलोड को ही हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। एंड एंटीडोट इसमें ड्रग ऑफ चॉइस में डिफ्रोक्सामाइन देते हैं, डेस्प्रोल देते हैं। एंड नर्सिंग डाइट इसमें लो आयरन डाइट इंक्लूड करना है उसको। एंड पोस्ट उसमें स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी के बाद में उसमें केयर करनी होती है, यानी निमोकोकल वगैरह वैक्सीन उसमें देते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी फिर रिस्क होते हैं ज़्यादा उसमें, एंड इन्फेक्शन के ज़्यादा रिस्क होते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और याद रखना है, इसमें जो पीबीएस रिपोर्ट होती है ना इसकी, उसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टारगेट सेल इसमें देखने को मिलती है। देखो इसमें ना जब हम थैलेसीमिया के बच्चे का ब्लड स्लाइड देखेंगे ना, उसकी पीबीएस यानी ब्लड स्लाइड उसकी देखेंगे, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक उसको ब्लड स्लाइड को देखते हैं ना, तो टारगेट सेल उसमें दिखते हैं। उन्हें ना कोडोसाइट भी कहते हैं। ये देखने में ना बिल्कुल ऐसे शूटिंग टारगेट की तरह होते हैं। इसका लॉजिक है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए सेल की मेम्ब्रेन उसमें ढीली होकर बीच के एक निशाना सा बना लेती है। याद रखना, अगर एग्जाम में बुल आई सेल दिखे ना तो सीधा आंसर यही करना कि थैलेसीमिया या फिर लीवर डिजीज सोचना उसमें ना। एक इसमें ये पॉइंट है बेसोफिलिक स्टिपिंग, ये भी इसमें इंक्लूड करना। ये बेसोफिलिक स्टिपिंग है ना, कभी कभी आरबीसी के ऊपर है ना नीले रंग के डॉट्स दिखते हैं। ये इनकम्प्लीट आरबीसी मैचुरेशन की वजह से दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं बेसोफिलिक स्टिपिंग, है ना।
इसको फाइनल रिकॉल करें ना, अगर मतलब 2-4 लाइन में बोलें तो याद रखना, थैलेसीमिया का मतलब है बीटा चेन की चोरी, फीटल हीमोग्लोबिन की दोस्ती और आयरन से दुश्मनी। इलेक्ट्रोफोरेसिस से पकड़ो और डेफ्रोक्जामाइन से आयरन निकालो और चिपमुन फेस से पहचानो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।